हेलो एवरीवन, कहिए कैसे हैं आप। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स सेट एग्ज़ाम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए 1 मार्क क्वेश्चन है, आप पढ़िए इनको। मैंने इनके टिक भी कर रखे हैं आंसर और रिटन में भी हैं। इन कंपैरिजन विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इज इन मैग्नीट्यूड पूछे इन्होंने, तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी इक्वल। सेकंड, फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज डैश टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। डायरेक्शन पूछा है यहाँ पर, ये नॉर्मल ही आएगा इसमें, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डिपेंड्स अपॉन area of loop, value of current and magnetic field. All of the above, option D is right answer. Question number 4, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 11 ओहम। नेक्स्ट हमारे पास 5th क्वेश्चन है, इसका फिल इन द ब्लैंक्स में आता है ये, तो इसका राइट आंसर होगा इंक्रीज। इफ़ टू लाइक चार्जेज आर ब्रॉट टू क्लोजर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डैश, इंक्रीज इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, ऑप्शन में इसका इंक्रीज और डिक्रीज लिख रखा है इन्होंने, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछा जाता तो टेस्ला आती इसमें, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है इन्होंने तो वेबर, और 1 वेबर इक्वल टू 1 वोल्ट सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन और रीजन इन्होंने पूछ रखा है इसमें, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब आते हैं सेक्शन बी में, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरिएशन इन रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर विद टेम्परेचर। 11th क्वेश्चन है पैरामैग्नेटिज्म। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ है और आगे है सेकंड लॉ, इसमें देख लीजिए आप। सेक्शन सी की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 3 मार्क्स क्वेश्चन है, कैपेसिटर का कम्बिनेशन है, इसको सोल्व कर रखा है। आप देखिए इसमें C1 C2 C3 हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में है, तो जो इनका पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस आएगा उसको कैपेसिटर C के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो इसको सोल्व करके दिखा रखा है, आप देख लीजिए। ये माइक्रोफेराड में है तो टोटल कैपेसिटेंस भी हमारा माइक्रोफेराड में ही आएगा। 14th ओम्स लॉ, आसान सा क्वेश्चन है ये, 10th स्टैंडर्ड के नियर अबाउट। केस स्टडी में आप पढ़ लीजिए, चार्ज के बारे में दे रखा है इन्होंने, सारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सोल्व कर रखा है। सेकंड पार्ट में पूछे इन्होंने चार्ज इज स्केलर और वेक्टर, तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड लिस्ट परमिसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इन्होंने गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेक्शन ई की तरफ आते हैं, आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, इनके आंसर आगे मिलेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और इसकी हमारे पूछ रखा है सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर और वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या रिलेशन है, कि अगर आप गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करते हो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और चॉइस में इन्होंने दे रखा है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल स्टेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन दे रखी है, मैग्नेटिज्म और इक्वेटोरियल वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर इनके आंसर हैं। डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाइएगा, मैंने पूरा ही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल पेपर में आता ही है, तो जो इसमें से पूछे जाए वही आप लिख सकते हैं। इसका स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग,
और थ्योरी आ जाती है साथ में। इसके यूजेज भी है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के। और ये नीचे जो पूछ रखा था इन्होंने करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में, तो वो बता रखा है कि करंट सेंसिटिविटी को आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इससे वोल्टेज सेंसिटिविटी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ये फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन लीनियर कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। डायग्राम इसका देख लेना। C1D1 हमारे पास एक लीनियर कंडक्टर है, C2D2 दूसरा है। दोनों में करंट I1 और I2 फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में है। तो C1D1 C2D2 की मैग्नेटिक फील्ड में आएगा और C2D2 C1D1 की मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। तो ये डायरेक्ट इसका हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है μ0/4 2I1/r। इसको एक बार आप चेक कर लीजिए, छोटा सा है ये, नंबर में ज़्यादा आ गया ये। उसके बाद ये मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन है जो इन्होंने अगले क्वेश्चन में हमारे से पूछा था। और उसके बाद आता है ये फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें आप जो E1 cos थीटा है और E1 sin थीटा है, उसके बाद E2 sin थीटा एंड E2 cos थीटा, तो आप इसमें देखेंगे कि E2 sin थीटा और E1 sin थीटा जो है वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और रिजल्टेंट हमारा आएगा इसमें E cos थीटा के डायरेक्शन में। इसमें हमारे पास जो ये AP है, ये हमने पहले AOP एक राइट एंगल ट्रायंगल लेकर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AP की वैल्यू निकाल रखी है। AP² इक्वल टू OP² प्लस OA²। OP हमारे पास R है और OA हमारे पास A है। क्योंकि टोटल लेंथ डाइपोल की 2A था, तो यहाँ से ये हमारे पास यहाँ तक ये A हो जाता है और ये आप हमें R गिवन है, तो जो AP है हमारे पास वो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग OP² प्लस OA² इक्वल टू R² प्लस A²। E1 और E2 इक्वल निकले हैं यहाँ पर। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और जो हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगा पॉइंट P पर वो cos थीटा की वजह से आएगा, यानी कि 2E1 cos थीटा। वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से cos थीटा निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल AOP के अंदर, और वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारा आ जाता है यहाँ तक फाइनल। तो यहाँ पर हमारा ये जो सेट एग्ज़ाम का सॉल्यूशन था ये वाली वीडियो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।